नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम उस बड़े घटनाक्रम का आपको वृत्तांत भी बताएंगे, जिक्र भी करेंगे और कैसे 2 पावर जोन एक ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में खुलकर सामने आए हैं। दोस्तों, इसके ऊपर हो रही राजनीति या फिर अलग अलग पावर जोन का अब आगे भविष्य में इस महाविद्यालय पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या छात्राओं को इसका सरकारीकरण हुआ है, इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये सारे तमाम सवाल है जो आपके भी जहन में होंगे, दिलो दिमाग पर होंगे। दोस्तों, इन सारे विषय पर आज हम वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि कस्बे की राजनीति से भी जुड़ा हुआ ये विषय है और कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आसपास की कुछ खबरों पर हमारा फोकस रहेगा और आज एक और कांग्रेस के बड़े घटनाक्रम की भी चर्चा करेंगे, जो कि 2 नियुक्तियों के साथ भादरा क्षेत्र में चर्चा का विषय है। दोस्तों, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। कांग्रेस धड़ाधड़ राजस्थान में अपनी नियुक्तियां कर रही है। दोस्तों, वो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की हो या फिर वो मंडल अध्यक्षों की हो, जिला अध्यक्षों की हो, पीसीसी सदस्य बनाने हो, अपने संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। तो अशोक गहलोत का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस यहाँ दोबारा रिपीट होने जा रही है। और पावर जोन किसको मिलेगा? पावर जोन की बात है दोस्तों, चाहे बादरा स्तर पर ले या फिर राजस्थान प्रदेश स्तर पर हम बात करें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से कौन होगा सबसे शक्तिशाली पावरफुल नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ये तो तय है दोस्तों, कोई नेतृत्व यहाँ लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। इस बार पैटर्न चेंज है राजस्थान में, इसका क्या असर होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की धड़ाधड़ नियुक्तियों की। तो कांग्रेस अपनी धड़ाधड़ नियुक्तियों से मजबूत होने का प्रयास कर रही है और सभी पार्टियां अमूमन करती है ऐसा। बादरा में ऐसी कौन सी मजबूती कांग्रेस में आई है, इसका जिक्र करें तो आज 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सतपाल नेहरा को देहात ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ था और यहाँ राजेश खेमका को शहर का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लंबे समय से ये पद इनके पास थे, लेकिन अब चेंज हो गया है। आज ये दोनों ही पद, शहर के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है एडवोकेट रविंदर मोटसरा की, जो कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जुझारू युवा नेता है, एक प्रकार से प्रवक्ता की भूमिका निभाने में सक्षम है। तो रविंदर मोटसरा को ब्लॉक अध्यक्ष का शहर का जो कार्यभार दिया गया है, उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये एक देखने वाली बात है। जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस में वर्तमान में आ रही है और कांग्रेस बहुत ज़्यादा टूटते हुए, बिखराव लिए हुए क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जो नियुक्तियां हैं, बड़ी चुनौतीपूर्ण नियुक्तियां हैं। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं। उन सब को पार करके अपने पद के साथ ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ना, पार्टी को जोड़े रखना, कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना और जो मायूस कार्यकर्ता है उनको सांत्वना देना, उनको जोड़े रखना और उनमें ऊर्जा का संचार करना, ये एक प्रमुख लक्ष्य है मेरे हिसाब से इन सभी पदाधिकारियों का होना चाहिए जो नियुक्तियां धड़ाधड़ कांग्रेस कर रही है। तो दूसरी नियुक्ति देहात अध्यक्ष पद पर राजेश्वरी देवी गोस्वामी की हुई है। शेर सिंह गोस्वामी की आप धर्मपत्नी है, पूर्व सरपंच रह चुकी हैं। तो ये देहात की एक नियुक्ति है। तो निश्चित रूप से शेर सिंह गोस्वामी का पूरा परिवार दोस्तों एक्टिव परिवार है, सदैव जल्दी उठकर कांग्रेस की सेवा करने और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ये पूरा परिवार जाना जाता है। चाहे उनका सुपुत्र विशाल गोस्वामी ही क्यों ना हो, पूरा परिवार लगा रहता है पार्टी की सेवा करने के लिए। तो ऐसे परिवारों को इस नियुक्तियों के माध्यम से जो इनाम दिया जा रहा है पार्टी संगठन द्वारा, ये एक अच्छी बात है। रविंद्र मोटसरा भी जुझारू कार्यकर्ता साबित हो सकते हैं,
क्योंकि पढ़े लिखे और बहुत ऊर्जावान चेहरे हैं और पार्टी की ही नहीं रीति नीति से तो वो वाकिफ़ है ही, लेकिन यहाँ की जन समस्याओं से भी वो वाकिफ़ है और यहाँ की राजनीतिक पेचीदगियों से भी वो वाकिफ़ है। तो कितना लाभ मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ये 2 नियुक्तियां भादरा में कांग्रेस ने की है। पिछले दिनों आपने देखा होगा पीसीसी सदस्यों की नियुक्तियां की थी दयानंद बेरवाल के रूप में। वो भी कर्मठ, ईमानदार और सेवाभावी कार्यकर्ता साबित हुए भादरा के। और कमलेश कपिल लंबे समय से कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेसी के रूप में रहे हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा पद का तोहफा प्रथम बार मिला है। तो इस बार कांग्रेस उन जड़ के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल कर ला रही है और ये अच्छी बात है दोस्तों। हम बात करें अगर पूर्व की जो शहर का अध्यक्ष था ब्लॉक का राजेश खेमका, दोस्तों उनके कार्यकाल में कोई सक्रियता नहीं देखी गई। क्या वर्तमान के ये अध्यक्ष जो बने हैं क्या इस प्रकार की सक्रियता रखेंगे या कुछ करके दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उनकी सक्रियता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो कुल मिला के कांग्रेस की ये नियुक्तियां हैं और दोनों ही नव नियुक्त अध्यक्षों को, ग्रामीण और शहरी के दोनों ही अध्यक्षों को हम साफ संदेश के माध्यम से भी शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों सहूवाला गांव में एक बिन माँ बाप की बेटी का कन्यादान हुआ और उस कन्यादान में ग्रामीणों ने, पूरे गांव के युवाओं ने जो नायाब चीज़ पेश की है वो एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है हर गांव के लिए, हर उस बेटी के लिए जिस बेटी के सर पर माँ या बाप का साया ना हो। दोस्तों अक्सर कहा जाता है चाहे बेटी का कोई माँ बाप ना हो लेकिन उसके हाथ पीले ज़रूर होते हैं, उनकी धूमधाम से शादी ज़रूर होती है और ये लेखांत लिखा कर लाती है अपने भाग्य में वो बेटियाँ। तो यहाँ भी ये चीज़ देखी गई दोस्तों। हम यहाँ किसी बेटी की आईडी तो यहाँ हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन ग्रामीणों ने जो नायाब तोहफा दिया है और एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं उसके बारे में ज़रूर हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो किस किस संगठन ने और किन ग्रामीणों ने किस प्रकार का सहयोग किया है दोस्तों, ये विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। सुरेंद्र बासीडा ने 32 इंची एक LCD प्रदान की इस कन्यादान के रूप में इस बेटी के विवाह में, और ग्रामीणों ने भी कुछ इस प्रकार के आइटम दिए। एक फ्रिज भी दिया, सोने का लॉकेट भी दिया और सोने की कानों की बालियां भी दी। तो सारे मिलकर जो है ग्रामीणों ने योगदान दिया। इसको लेकर अन्य जो लोगों ने मदद की उसमें बाल सिंह मैरिया भी है जिन्होंने चांदी की पाजेब जो है वो कन्यादान स्वरूप भेंट की। इसके अलावा सुरेंद्र बासीडा, भूप सिंह भाकर, जसवंत भाकर, राजेंद्र मैरिया, प्रेम मैरिया, गुलाब मैरिया, दोस्तों सुनील मैरिया, विकास डेलू, नरेश बेनीवाल, अनिल मैरिया आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। लेकिन अन्य लोगों ने भी योगदान किया। इस योगदान का कोई 3100 रुपये देकर नगद योगदान दिया, किसी ने 2100 रुपये, किसी ने 1100 रुपये, किसी ने 500 रुपये, अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों ने, बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भूमिका निभाई है। मैं जल्दी से आपको अगर नाम बताऊं तो सुनील सनोफ, आवासिंग मेरिया, संदीप डेलू, कुलदीप सनोफ, राजवीर मेरिया, विक्रम जगदीश बेनीवाल, मनोज फौजी, सुनील फौजी, रविंदर बाकर और नरेश सनोफ महेंद्र बेनीवाल। और इसके अलावा इंदर मिस्त्री बम्बलवास के, कुलदीप सनोफ, ज्ञान सिंह छिंपा, सुभाष रामकुमार सुथार, विजय सुरेश मांडिया, विक्रम देवीलाल ढाका, ईश्वर फौजी बम्बलवास के, अजय मेहरिया और मुकेश पटगढ़, संदीप रणवा, पवन छिंपा, अनिल मांडिया, विक्रम मांडिया, नरेश बेनीवाल, मंगतू बेनीवाल, राकेश फौजी बाकर, रमेश सिहाग
और विकास डेलू, झेविर डेलू, रमेश बाजिया, राहुल खलेरी, संजय खलेरी, अनिल बाकर, रवि बाकर, अंकित बाकर, मुकेश मेहरिया, विकास मेहरिया, विजय फौजी, जोगीवाला के दीपक छिंपा और सुमित मेहरिया, विक्रम बाजिया, नरेश बेनीवाल, कुलदीप भाकर और मांगेराम सिहाग आदि इन सभी युवकों ने दोस्तों, किसी ने 1100 रुपये प्रदान किए, किसी ने 500 रुपये प्रदान किए, किसी ने श्रद्धानुसार 300-200 रुपये का योगदान दिया। लगभग 20-25 हज़ार रुपये का ये नगद योगदान भी इस कन्या के विवाह पर कन्यादान के रूप में दिया। तो कितनी बड़ी मिसाल बना है सौ वाला गांव। चाहे बेशक किसी बेटी के सर पर उसके माँ या बाप का साया ना हो, लेकिन पूरा गांव उसका एक प्रकार से पेरेंट्स बनकर माँ बाप के रूप में खड़ा होकर बेटी का शानो शौकत के साथ जो है कन्यादान किया जाता है। वाकई में सब वाला ग्रामीणों को हम सैल्यूट करते हैं साफ संदेश भारत के माध्यम से। और ऐसी प्रेरणा का स्रोत वो सारे गांवों में, हर जगह, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में बनकर छाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है, आशाएं हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे। अब उस खबर की हम बात करते हैं दोस्तों, जिस खबर को लेकर मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, प्रारंभ में। बलवान पूनिया का स्वागत सत्कार कन्या ग्रामीण महाविद्यालय में किया गया था। आपको याद होगा, पूरक बजट जो आया था, उस पूरक बजट में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में तब्दील कर दिया गया था। और ये बलवान पूनिया की एक उपलब्धि भी हम मान सकते हैं। तो जितना भी विकास कार्यों में एक प्रकार से बजट में और पूरक बजट में भादरा के लिए, भादरा के लोगों को जो कुछ भी मिला है, उसके लिए बेशक विधायक बलवान पूनिया ही एकमात्र वो शख्सियत है जो जिनके ऊपर दारमदार था। उन्होंने ये सारी सौगात भादरा के क्षेत्रवासियों को दिलाई है और इसीलिए आज ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में उनका शानदार स्वागत सत्कार किया गया। लेकिन 2 पावर जोन यहाँ देखे गए। दोस्तों, मैं आपको स्मरण करवाना चाहूँगा 19 फरवरी की उस बैठक के बारे में, जो जाट समाज संस्थान की बैठक हुई थी इसी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में। बड़ी संख्या में जाट समाज के लोगों ने भाग लिया था और यहाँ सतपाल नेहरा अध्यक्ष है जाट समाज संस्थान के। 25 दिसंबर को पिछले ही वर्ष उनको बनाया गया था। उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई थी और निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। ये कुछ नहीं, अनेकों लोगों की अथक मेहनत और प्रयासों का नतीजा है कि इतनी बड़ी ये ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के रूप में संस्था को खड़ा किया गया है। और ये एक प्रकार से इस संस्था की व्यक्तिगत उपलब्धि है जिसको सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। सरकार को राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बनाना है तो दूसरी जगह पर बनाए और दूसरी जगह बनाए और दूसरी व्यवस्था करें। तो ये मीटिंग हुई थी सर्वसम्मति से। उसके बाद में चर्चाओं का बाजार गर्म था। संभवतया विधायक बलवान पूनिया को भी इस बैठक से, जो बैठक 19 फरवरी को हुई थी, उससे झटका लगा होगा। उन्होंने सोचा भी होगा कि अब आगे क्या होगा। और क्योंकि उन्होंने जो कमेटी थी स्कूल की, उनके संपर्क पे ही, उनके आग्रह पे ही इस स्कूल के लिए डिमांड रखी थी सरकार के पास कि इसको राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बना दिया जाए और ये बना भी दिया गया। तो किसी भी कॉलेज को सरकारी मान्यता मिलना तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस कॉलेज की छात्राओं के लिए सुखद पहलू ही होगा, क्योंकि सरकार की तमाम उस योजनाओं का लाभ उस कॉलेज में मिल सकता है सभी छात्राओं को। और एक प्रकार से बागडोर शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी, किसी की मोनोपोली इसमें नहीं रहेगी। दोस्तों, मोनोपोली शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब तो इनका घोषणा भी हो चुकी है सरकार की। लेकिन देखने वाली बात है दोस्तों, अभी भी क्या इसमें रुकावटें आ सकती है, क्योंकि 2 पावर जोन दिखाई दिए हैं। आज स्वागत सत्कार हुआ, वो स्कूल की जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे धारीवाल, वो भी मौजूद थे और सचिव सिहाग साहब भी मौजूद थे। उन्होंने शानदार स्वागत सत्कार किया। पूरी कार्यकारिणी वहाँ मौजूद थी कमेटी की और पूरा महाविद्यालय का स्टाफ था।
और उन सब ने शानदार कार्यक्रम करके माला पहनाकर विधायक बलवान पूनिया का स्वागत सत्कार किया। लेकिन जो जाट समाज के अध्यक्ष थे, चाहे वो सतपाल नेहरा हो या अनेक ऐसी शख्सियतें जो जाट समाज संस्थान में शामिल है सदस्य के रूप में, पदाधिकारियों के रूप में, उनमें से कोई दिखाई नहीं दिया। तो उनमें से कोई दिखाई नहीं देना भी एक बहुत बड़े सवाल खड़े करती है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये संस्था जो है किसी एक का प्रयास नहीं है, ये टीम वर्क है, ये टीम का प्रयास है, सामूहिक टीम का प्रयास है। बेशक उस टीम के कुछ सदस्य टूटकर 2 गुटों में, 2 धड़ों में विभाजित हो चुके हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात है। ये बड़े सवाल है, ये भविष्य के गर्भ में है। और दोस्तों, आज जब ये स्वागत सत्कार किया जा रहा था तो जाट समाज संस्थान के लोगों द्वारा एक गुप्त बैठक भी की गई और आपस में विचार विमर्श भी किया गया फोन के द्वारा। उससे संकेत निकल कर आ रहे हैं कि भविष्य में नई कार्यकारिणी का भी गठन हो सकता है। लेकिन उस फैसले को जो सरकार इसका सरकारीकरण हुआ है, क्या वो माना जाएगा? और अगर नहीं माना जाता है तो क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, ये देखने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि सरकारीकरण किसी कॉलेज का या संस्था का होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस संस्था के लिए दुखदायी जरूर होता है। जिन लोगों ने अपने अथक प्रयासों से, मेहनत से, खून पसीने के साथ उस संस्था को सींचा होगा, उनके लिए जरूर दुखद होगा। और दुखदायी भी कैसे ना हो दोस्तों, एक एक सदस्य द्वारा जहाँ तहाँ से जा जाकर सहायता उपलब्ध करवाना और दोस्तों चंदा इकट्ठा करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करवाना और इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाओं को स्थापित करना, ये बहुत मुश्किल और बहुत लंबे समय अवधि में होने वाला कार्य है दोस्तों। उसको एक झटके में उसका सरकारीकरण हो जाए, ये भी कहाँ गवारा होता है कुछ उन लोगों को जिनकी मेहनत इस कदर व्यापक और विस्तार लिए होती है कि उनकी मेहनत को कोई तवज्जो ही नहीं मिली हो। तो क्या होगा आगे इसका, ये देखने वाली बात है। हमारी भी नज़रें लगातार इसको लेकर बनी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से आज स्वागत सत्कार हुआ बलवान पूनिया का, तो एक धड़ा इसके साथ है और वो ये चाहता है कि इस ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का सरकारीकरण होना चाहिए और तमाम सरकार की सुविधाओं का छात्राओं को मिलने के लिए उनका हक है और वो मिलनी चाहिए। तो ये अब क्लियर हो चुका है और छात्राओं के हित में इसको माना जा सकता है। लेकिन उन लोगों के हित में नहीं होगा जिन लोगों के मेहनत को, जज्बे को, समय दिए गए और सहयोग दिए गए, उनके इस सारे प्रयासों को सम्मान ना मिला हो। तो देखने वाली बात है। लेकिन जल्द ही कार्यकारिणी का क्या गठन हो सकता है जाट समाज संस्थान की, ये भी एक बड़ा विषय है। हमारी नज़रें दोस्तों इस पर भी बनी रहेगी। लेकिन एक आज और एक खबर का हम आपको जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई खबर है और धार्मिकता से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों। राम नवमी जो 30 मार्च को है, आने वाले समय में आपने देखा होगा पूर्व में जो राम नवमी का कार्यक्रम हुआ था वो 2 अलग अलग संस्थाओं द्वारा और अलग अलग दिन, अलग अलग रैलियों के रूप में किया गया था। और इस बार भी इसी प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। 29 मार्च को भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है रामनवमी का और 30 मार्च को भी रखा गया है। क्या इसमें सामंजस्य होगा दोस्तों, ये देखने वाली बात है। हमारी नज़रें भी बनी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ का कार्यक्रम है, तो ये दोनों कार्यक्रम क्या अलग अलग होंगे या फिर एक ही होगा, ये देखने वाली बात है। इसके ऊपर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। आज शीतला माता की एक प्रकार से अष्टमी तो आज नहीं है, लेकिन शीतला माता का जो त्यौहार है बासीडा के रूप में जिसको हम जानते हैं, और उसका धोख लगाने के लिए बड़ी संख्या में आज जो श्रद्धालु महिलाएं हैं वो शीतला माता के मंदिरों में आज पहुंची। लेकिन मैं एक स्पष्ट कर दूं आपको, शीतला माता का त्यौहार कब आता है
शीतला अष्टमी जिसको बोलते हैं, बासीडा जिसको बोलते हैं, बासी भोजन खाने की एक रीति रिवाज परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वो कब आता है? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, उस अष्टमी को ही शीतला अष्टमी कहते हैं। और वो पड़ रही है इस बार 15 मार्च को। तो आज 10 मार्च है, 5 दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। और लगभग होली के ठीक 8 दिन बाद शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। होली के ठीक 8 दिन बाद। और इस बार होली 6 मार्च को भी मनाई गई, 7 मार्च को भी मनाई गई, 8 मार्च को भी फाग के रूप में होली मनाई गई। तो 3 दिवसीय इस बार होली थी। अगर 7 मार्च की होली का हम देखें तो 15 तारीख को या 16 तारीख को ये आता है। तो 16 जो मुहूर्त है वो मैं आपको बताऊं तो 15 मार्च को 12:09 से सुबह से ये मुहूर्त प्रारंभ होता है शीतला माता का, जो शीतला अष्टमी का त्यौहार है उसका। और 16 मार्च को रात्रि 10:04 तक ये रहेगा। तो 15 और 16 मार्च को बासीडा का त्यौहार होगा। और धूमधाम से बासीडा का त्यौहार जो है हिंदू धर्म में मनाने की परंपरा है। और क्षेत्र में कई शीतलाओं के माता के मंदिर हैं, वहाँ शीतला और मुसानी की धोक लगा के इस त्यौहार को पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। गोबर से बने हुए कुछ इस प्रकार के जो बटकुलिए जिसको मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं दोस्तों, अलग अलग देवी देवताओं की इसमें आकृतियाँ भी बनाई जाती है, शीतला माता की, मुसानी की, आदि कई चीज़ें इसमें होती हैं। और कई जो पूजा की थाली सजाकर इसमें मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। तो 10 मार्च को आज क्या विशेष दिवस है, इसको लेकर मैं आपको बताऊं तो देश की पहली महिला शिक्षक और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है दोस्तों। देश भर में धूमधाम से 1897 को उनकी पुण्यतिथि, उनका निधन हुआ था, उसके बाद में लगातार उनकी पुण्यतिथि देश भर में मनाई जाती है। माधवराव सिंधिया की आज जयंती है, उनका जन्म दिवस है। 1945 को इस महान शख्सियत का जन्म हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं माधवराव सिंधिया। और वर्तमान में उनके परिवार के आदित्य नाथ सिंधिया कहे और वसुंधरा राजे सिंधिया कहे, ये सभी कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, अभी भी इनका परिवार जो है वो रुतबा रखता है भारत की राजनीति में। इसके अलावा उडुपी रामचंद्र राव जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं भारत के और इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी ये रहे हैं। 1932 को उनका आज ही के दिन जन्म हुआ। और इसी के साथ पंजाब के सीएम रहे, 1990 में निधन हुआ। दरबार सिंह का भी आज ही के दिन पुण्यतिथि उनकी मनाई जाती है। अब मैं आपको मंडियों के भाव विस्तार से बता दूं। और आज जो दिन बनाया जाता है दिवस के रूप में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहे तो CISF के रूप में भी हम जानते हैं। नोहर में आज मंडियों के भाव, ग्वार के भाव 5374 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि चना के भाव 5106। और आज मोट के भाव 6510, तारामीरा के भाव 5170 और मूंग के भाव 7600 रुपये, अरंडी के भाव 6250 रुपये, बाजरा 2230, सरसों 5200, जौ के भाव 2555 रहे, जबकि काला तिल बिका है 12600 रुपये प्रति कुंटल। हनुमानगढ़ मंडी में आज नरमा बिका है 7180 मैज और ग्वार के भाव 5310 रुपये, जबकि अहमदाबाद मंडी में नरमा 8000, ग्वार के भाव 5414, सरसों के भाव 5150 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि चना के भाव 4152 रुपये भैंस रहे। और सरसा मंडी आज की अंतिम मंडी में भाव रहे, नरमा के 7140, नरमा के भाव में बहुत गिरावट देखी जा रही है, जो कि कपास के भाव 10,721 रहे सरसा मंडी में। और गेहूं बिका है 2140 रुपये प्रति कुंटल। अब मौसम का मिजाज आपको बताऊं तो 10 मार्च को आज 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। तेज़ धूप रही, 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, मात्र 10-15-20% ही बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी कमोबस 10 से 15% ही बादल छाए रहेंगे। 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को 12 बजे तक रहेगा, जबकि 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवाएं चलेगी।
11 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 19 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है कल मैक्सिमम टेम्परेचर। और 26 से 32 देर शाम को 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, जबकि 27 से 30 या 35% ही आसमान में बादल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे, जबकि 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवाएं चलेगी। तो ये रहा आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार और आसपास खबरों का विवरण। कल ठीक शाम 7 बजे इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।